नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 26 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी। थर्ड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो चुकी है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके और साइंस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। साथ ही साथ जो भी हुबली जोन वाले हैं उनका भी डेट जो है घोषित कर दिया गया है। आपको पता चल ही गया होगा। तो अब जो है नियमित पढ़ाई करना है, क्योंकि अब आपका भी डेट निकल गया है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हुबली जोन का एग्जाम कब होगा, तो लीजिए जो है हुबली जोन का भी एग्जाम जल्द ही प्रारंभ हो रही है, जैसा कि आप जान ही गए होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था, किसी परिपथ में विभवांतर 20 वोल्ट तथा प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है तो शक्ति क्या होगा। हूबहू पूछा गया था। आज काफ़ी जो है इजी न्यूमेरिकल पूछे गए और जो है दर्पण और लेंस से कोई भी न्यूमेरिकल नहीं पूछे गए। ठीक है, खाली दर्पण से पूछा गया था कि जो है वस्तु को कहाँ पे रखा जाएगा कि अवतल दर्पण में जो है किरण समांतर होगी, लेकिन क्वेश्चन पूरा नहीं मिल पाया है। तो किसी परिपथ में विभवांतर आपका 20 वोल्ट है और आई का मान कितना है, 2 एम्पियर है। आप जानते हैं पावर बराबर क्या होता है, वी आई होता है। पावर बराबर क्या होता है, वी आई होता है। तो हम यहाँ से पावर निकाल लेंगे डायरेक्ट। 20 गुने 2, हमारा पास जो पावर आ गया कितना आ गया, 40 वाट। ठीक है, तो 40 वाट जो है हमारा पावर हो जाएगा, क्षमता हो जाएगा। तो यहाँ पे 40 वाट शक्ति हो जाएगी। ये वाला पावर अलग है, लेंस वाले पावर को हम क्षमता बोलते हैं, इस वाले पावर को हम शक्ति बोलते हैं। तो 40 वाट हमारा शक्ति हो जाएगा, क्योंकि हम उसे वाट में मापते हैं। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि 60 वोल्ट विभवांतर वाली परिपथ में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इस प्रक्रिया को 1 मिनट तक चलाई गई हो तो उत्पन्न उष्मा, हीट पूछा गया था। आप जानते हैं हीट बराबर क्या होता है, हीट बराबर आपका होता है I² होता है। लेकिन यहाँ पे R नहीं दिया गया है। या तो हम ओम के नियम से R को निकालें या फिर थोड़ा सा और दिमाग लगाएं कि भाई ओम के नियम में V बराबर क्या होता है, IR होता है। और IR का मान मेरे पास V डायरेक्ट है, V है ना विभवांतर 60। तो IR में से I²R में से मैं IR ले लूंगा तो सिर्फ I बचेगा। तो मैं लिख सकता हूँ VIT। H बराबर मैं VIT लिख सकता हूँ। ठीक है, और डायरेक्ट मिल जाएगा। सेकेंड शिफ्ट में भी डायरेक्ट पे पूछा गया था, सब कुछ दिया गया था, सिर्फ मान बैठाना था। जिसको ये सूत्र याद है वो ये न्यूमेरिकल करके आएंगे। और मैंने आपको बता रखा है दर्पण का, लेंस का, क्षमता निकालना, F बराबर R/2, हीट का सूत्र, ये सभी बता रखा है। कोई भी क्वेश्चन छूटेगा जी नहीं छूटेगा ना, आप खाली ध्यान से देखिए तो कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। तो चलिए इसे कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आया, H बराबर क्या आ गया, VIT। V का वैल्यू कितना है 62, I का वैल्यू कितना है हाफ, और T का वैल्यू कितना है 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। इसको 30 से गुना कर देंगे, छतरी का 1800 जो है आपका H का वैल्यू आ जाएगा। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न हमारा पूछा गया था कि 12 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अब श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम से कल भी पूछा गया था, लेकिन मैं कल जानबूझ के नहीं बताया था, क्योंकि आप सभी को मालूम है, मैं बार बार बताया हूं भैया श्रेणी क्रम में जब रहती है तो जितनी भी प्रतिरोध रहती है टोटल को इकट्ठे जोड़ देना है। तो यहाँ पे 12 ओम के 3 प्रतिरोध है तो 12 गुने 3, यानी हमारा जो फाइनल प्रतिरोध आएगा ये हमारा 36 ओम रेसिस्टेंस होगी। ठीक है, ये कैसे होता है, सूत्र क्या है श्रेणी क्रम में, R1 + R2 + R3, यहाँ 3 बार है बराबर टोटल R। ठीक है, लेकिन यही जब समानांतर क्रम में हो जाएगा तो थोड़ा सा झोल है, 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अगर 5 को है तो 5 बार जोड़ देंगे, 10 को है तो 10 बार जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ श्रेणी क्रम में पूछा गया है तो डायरेक्ट आप जोड़ते हैं। 12 ओम के 3 प्रतिरोध है तो 36 ओम आपका आंसर हो जाता है। एक प्रश्न यहाँ पे आया था कि इनमें से किस तत्व की संयोजकता सिलिकॉन के जैसा होता है। अब सिलिकॉन जानते हैं इसका परमाणु क्रमांक 14 होता है और ये क्या है, उपधातु है। क्या है, उपधातु है। जो 7 उपधातु हमारे पीरियोडिक टेबल में है, 118 ज्ञात तत्वों में से जो है 7 उपधातु है। ठीक है, तो इसमें से एक सिलिकॉन भी है, इसे अर्धचालक भी कहते हैं और इसका उपयोग जो है चिप वगैरह बनाने में किया जाता है। अब आपका जो है एक प्रश्न आ जाता है कि चिप के आविष्कारक कौन थे, तो जैक किल्बी जो है ये चिप के आविष्कारक थे। आज जो है डे से भी क्वेश्चन पूछा गया है। जो पिछले 2018 ग्रुप डी में जैसा सिलेबस था वैसा ही सिलेबस आज थर्ड शिफ्ट में देखने को मिला है और फर्स्ट शिफ्ट काफी हार्ड देखने को मिला है। तो अतरंगी पर जो है आपका परीक्षा हो रहा है, तो आपको अपने हिसाब से प्रिपेयर जो है बढ़िया से रखना है ताकि कुछ भी पूछे तो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस तत्व की संयोजकता जो है सिलिकॉन के जैसा है। अब यहाँ पे मुझे तत्व अगर ऑप्शन में मिल जाता तो हम राइट आंसर कर देते। अब संयोजकता 14 है इसका, तो आप लिख लेते हैं इसकी वैलेंसी कैसे, 1s2 2s2 2p6
3s2 कितना हो गया, 2 2 4 10 2 12 और 3p जो है और 14 हो जाएगा। ठीक है, 3s2 के बाद 3p2 हो जाएगा, तो ये 14 हो जाएगा। तो इस प्रकार से वैलेंसी जिसकी भी होगी, जिस भी तत्व की, आपका आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंसी, ये किस ग्रुप में है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। तो आप जानते हैं कि जो इनर्ट गैस होता है, जो अक्रिय गैस होता है, इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो पहले से ये शांत परा होता है, न किसी से लेना और न किसी से देना, इसीलिए इसका नाम अक्रिय गैस है ना। तो ये किस ग्रुप में है, तो ये आपका जो है वर्ग 18 में है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ग नहीं पूछा गया था, सिर्फ पूछा गया था कि किस ग्रुप का है। तो इनर्ट गैस यानी अक्रिय गैस के ग्रुप का है। ये सब कौन कौन से होते हैं, हीलियम होते हैं, आर्गन होते हैं, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, नियॉन, ये सब आपका अक्रिय गैस है। साथ ही साथ जो जेनॉन होती है, एक्सिस का सूत्र होता है, इसे स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। साथ ही साथ वर्ग 17 आपको जरूर याद रखना है। वर्ग 17 आपका हेलोजन ग्रुप है, जिसमें क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो है, जिसमें फ्लोरीन भी मतलब प्रकृति में सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व है। ठीक है, एक प्रश्न आता है कि लड़कियों को माहवारी के दौरान इनमें से क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों वहां पे 4 ऑप्शन दिए गए रहेंगे, तो 3 जो है सकारात्मक पहलू दिए रहेंगे और एक आपका नकारात्मक पहलू दिए रहेंगे। तो यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन जो माहवारी के दौरान करना चाहिए, स्वच्छता रखना चाहिए, पैड का उपयोग करना चाहिए। ये सब क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जागरूक कर रहे हैं हमें, है ना, जागरूक करना चाहता है हमें भाई। एड से आप देखते हैं रोजाना क्वेश्चन आ रहा है, ये पीरियड वाली क्वेश्चन जो है लगातार पूछे जा रहे हैं। तो ये जागरूकता फैलाने के लिए क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, और ये काफी जो है सिंपल वे में दिमाग लगाने से भी आपको जो है बन जाते हैं, कोई याद करने वाली चीज नहीं है, आपको सामने ही दिख जाता है ऑप्शन में। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि जिनके बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। जीन जो होता है ना, मतलब बायोलॉजी में, उसके बारे में कौन सी कथन सत्य है। तो यहाँ पे खोजकर्ता जोहानसन थे। मानव में 46 क्रोमोसोम होते हैं। जीन जो है पीढ़ी को कैरी करता है, जैसे अब किसी की नाक नक्श जैसे होती है, उसकी जो अगला जो मतलब वंशज आएंगे उनका भी मिलता जुलता रहता है। तो ये क्या किसकी करामात है, तो ये जीन की है। तो ये सब इसकी जो है समानता है। अब जो सही नहीं है, ये इसके बारे में एक ऑप्शन दिए गए होंगे, राइट आंसर वही करके आना था। एक प्रश्न काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि टी20 क्रिकेट में लगातार 13 बार जीत दर्ज किसके कप्तानी में किया गया था। यहाँ पे भारत नहीं लिखा था, आपको चकमा देने के लिए बाबर आजम भी ऑप्शन में दिया गया था। ठीक है, ये पाकिस्तान के वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 है ये, तो है ना। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन में था। तो यहाँ पे राइट आंसर रोहित शर्मा होगा। रोहित शर्मा जो है अपने कैप्टनसी में जो है 13 टी20 क्रिकेट जो है लगातार जीते हैं, और ये रिकॉर्ड है, अभी तो कोई नहीं तोड़ पाया। तो यहाँ पे रोहित शर्मा हो जाएगा। साथ ही साथ वनडे क्रिकेट में एक ही पारी में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के पास है। ठीक है, रोहित शर्मा के पास। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि गांधी जयंती किस माह में मनाया जाता है। दोस्तों गांधी जयंती के बाद 2 अक्टूबर नहीं दिया था, यहाँ पे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इस प्रकार का दिया था। तो अक्टूबर में 2 अक्टूबर को मनाया जाता है गांधी जयंती, और इनके जन्मदिन पे अहिंसा दिवस मनाए जाते हैं। ठीक है, एक प्रश्न पूछा गया था, मुसलमान धर्मावलंबी धार्मिक कार्य हेतु जो चंदा इकट्ठा करता है, जैसे हिंदू धर्म में क्या बोलते हैं भाई, चंदा की राशि। तो मुस्लिम धर्म में इसी पैसे को क्या बोलते हैं कि जो मतलब धन इकट्ठा करते हैं किसी धार्मिक कार्य के लिए, इसे क्या बोलते हैं, जैसे जकात बोलते हैं। आप जानते होंगे जकात एक प्रकार का कर भी था पुराने समय में। ठीक है, तो यहाँ पे जकात बोला जाता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। एक प्रश्न पूछा गया था कि सोन नदी का उद्गम कहाँ से होती है। कुछ बच्चे बता रहे हैं कि सोन नदी किसकी सहायक नदी। तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा गया हो, यहाँ पर दोनों का आंसर मैं पहले ही दे चुका हूँ, आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा और यहाँ भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों सोन नदी जो है ये आपका अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है, यहीं से आपका जो है नर्मदा नदी भी निकलती है। ठीक है, तो नर्मदा नदी जो है आपका पश्चिम की तरफ बहती है, पूर्व से पश्चिम। लेकिन सोन नदी के साथ ऐसा सीन नहीं है, सोन नदी आपका सीधी दिशा में ही बहती है, और पटना से पहले जो है ये गंगा नदी में समा जाती है, और ये गंगा की सेकेंड लार्जेस्ट नदी है। सबसे लार्जेस्ट नदी कौन सी गंगा की, तो यमुना है। ठीक है, यमुना के बाद जो है आपका सोन नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की, जो मतलब पटना के पहले आपका गंगा में समा जाती है। तो ये ध्यान रखना है, अगर सहायक नदी पूछा गया होगा तो गंगा आंसर हो जाएगा। कहां से निकलती है, तो अमरकंटक जो है आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन सा जो एक मतलब पदार्थ का नाम दिया गया था कि अम्ल को नीला कर देगा। अब आप जानते हैं कि लाल कर देता है ये क्या होती है, लाल जो करता है आपका एसिड है, और जो नीला कर देता है, ब्लू कर देता है, ये आपका बेस है। और बेस पहचानने का तरीका मैंने बता दिया था, कोई हाइड्रोक्साइड दिया था, वही आपका आंसर था। OH जो इंडिंग वर्ड है ये आपका हाइड्रोक्साइड होता है, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी प्रकृति कैसी होगी,
क्षारीय होगी। और मैंने बताया था इसके ट्रिक भी कि जब आपका मेटल का ऑक्साइड जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ प्रतिक्रिया करा दीजिए तो आपका क्या बन जाएगा, CaOH का हॉल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। यानी जब मेटल ऑक्साइड जल के साथ प्रतिक्रिया करती है तो आपका क्या बनाता है, बेस बनाता है, बेस यानी क्षार बनाता है। और ये क्षार पहचानने का मैंने एक तरीका बता दिया था आपको कि OH इंडिंग जो रहता है इसे हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और हाइड्रोक्साइड की मतलब नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, क्षारी होता है, अल्कलाइन होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, जो केंद्र की भाषा हिंदी है तथा लिपि देवनागरी है, किस आर्टिकल में है? रिपीट किया प्रश्न है तो आर्टिकल 343 में कहा गया है कि हमारे देश की भाषा हिंदी होगी और लिपि जो है ये देवनागरी होगी। भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी खरे। इसके बाद भाषा आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो ये आपका आंध्र प्रदेश 1956। और भाषा आयोग के जो पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे ये आपका जस्टिस फजल अली थे। ठीक है, इसके बाद तमिल, तेलुगु, ओडिसी, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम ये सब आपका जो है शास्त्रीय भाषा है। और शास्त्रीय भाषा बनने के लिए भाषा को कितना पुराना होना चाहिए? तो 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना। इसके बाद तमिल को सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था 2004 में। इसके बाद संस्कृत को दिया गया था 2005 में। इसके बाद आपका जो है ओडिसी को दिया गया था 2014 में। ओडिसी कहाँ का है? तो उड़ीसा का है। तमिल कहाँ है? तमिलनाडु का है। तेलुगु कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का है। आपका जो ये कन्नड़ है ये आपका कर्नाटक का है। मलयालम कहाँ का है? केरल का है। ठीक है, तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है। कभी भी एग्जाम में बिना पूछे आ जाएगा, मैं बता रहा हूं बार बार, लेकिन आएगा जरूर, देख लीजिएगा। भाषा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका कर्नाटक मैसूर में है। ठीक है, इसके बाद भाषा पे और कुछ है? भाषा पे जो है काफी हो गया। हाँ, भारतीय संविधान में 22 भाषा है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है 8वीं अनुसूची में। एक प्रश्न यहाँ पे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे अस्थायी अध्यक्ष। इसके बाद संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को होती है। और अस्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया था मतलब प्रथम बैठक में? तो आपका सच्चिदानंद सिन्हा जी चुने गए थे। उसके 2 ही दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की सेकेंड बैठक होती है और उसमें आपका अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी के 2 दिन के बाद मैंने बताया था कि 13 दिसंबर 1946 जो है आपका उद्देश्य प्रस्ताव पास किया जाता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव पूछा जाता है कि किसके द्वारा पास किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। एक प्रश्न आया था कि पादप जब प्रकाश संश्लेषण में जो उत्पाद बनाते हैं उसे पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम कौन करता है? क्वेश्चन का लैंग्वेज इतना जटिल कर देता है कि आधा आदमी जो है आधा पढ़ के आधा छोड़ ही देता है, उसको लगता है कि अरे जाने दो, लेकिन ऐसा नहीं है। तो लैंग्वेज बड़ा सिंपल है लेकिन जो है लंबा लिखा गया। तो जो पौधा प्रकाश संश्लेषण में अपने भोज्य मतलब खाद्य के लिए, अपने भोजन के लिए जो उत्पाद बनाता है, ये कार्बोहाइड्रेट या अन्य पोषक तत्व का निर्माण करता है। और प्रकाश संश्लेषण कब होती है? सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, यानी खाली दिन के समय होती है। इसमें क्या क्या जरूरी है? तो क्लोरोफिल जरूरी है, इसके बाद आपका CO2 जरूरी है, सूर्य की प्रकाश जरूरी है और आपका जो है H2O यानी जल जरूरी है। इसी से प्रोसेस से जो है हमें ऑक्सीजन मिलता है जब जल टूटता है और पौधे को खाना मिल जाता है। तो जो खाना है ये आपका फ्लोएम उत्तक जो है विभिन्न भागों में पहुंचाता है, वहीं पर जल जो है जल को जाइलम पहुंचाता है। तो जल से जाइलम याद रखिए और फूड से फ्लोएम याद रखिए। पूछा जाता है कि फ्लोएम और जाइलम कितने प्रकार के उत्तकों से मिलकर बने होते हैं? तो 4 प्रकार के उत्तकों से मिलकर बने होते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि पौधे में श्वसन या गैसों का जो आदान प्रदान होता है किस अंग से होता है? तो स्टोमेटा से होता है, रंध्र से होता है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं आगे। एक प्रश्न है यहाँ पे, अवतल दर्पण में आज तो न्यूमेरिकल तो पूछा नहीं गया था, लेकिन मैं आपको बताना छोड़ूंगा नहीं। न्यूमेरिकल मैं अपने मन से रख लिया हूँ, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ भाई, अपने मन से रख लिया हूँ। लेकिन आपको जो है बनाना है, नियमित बनाना है। एक शिफ्ट में नहीं पूछा तो क्या हुआ? पूछेगा जरूर, आपसे पूछ के तो पूछेगा नहीं। और पूछ दिया और अगर आप एक दिन आप छोड़ दिए, साइन चेंज करना भूल गए तो हो गई खेला खत्म, है ना। क्योंकि आप बना भी लेते हैं, सूत्र भी याद है, लेकिन साइन चेंज करना भूल गए ना तो कोई काम का नहीं है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? यदि प्रतिबिंब वास्तविक हो तथा वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर हो और फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो। इसे मैं बनाऊंगा क्योंकि कल 2 दिन से आप ही बना रहे हो। जिन्होंने भी बनाया है वो बच्चा काफी कॉन्शियस है और वो बच्चे जो है इसका मतलब अच्छे से पढ़ रहे हैं, उन्हें जो पढ़ने की पूरी रुचि है। ठीक है, तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी पूछी गई है, यानी V बराबर व्हाट। इसके बाद आपका वस्तु की दूरी दे रखा है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद जो फोकस दूरी दे रखा है आपका 10 सेंटीमीटर। अब मुझे बताइए, अवतल दर्पण में मैंने जो है आपका इमेज का जो है स्थिति भी बता दिया हूं, क्योंकि इमेज की स्थिति से अवतल दर्पण में एक क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं।
भले न्यूमेरिकल को स्किप कर रहा है, लेकिन अवतल दर्पण में वस्तु का जो आपका ये है कि कहाँ रखे तो कहाँ बने, कैसा बने, बड़ा बने, छोटा बने, रियल बने, इमेजिनरी बने, ये सब जो है वहां से क्वेश्चन आ रहा है। मैं फिर से समझा दूंगा, पहले ये न्यूमेरिकल बना देता हूँ, ठीक है। तो आप दर्पण सूत्र जानते हैं क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है ना, होता है ना। और उसके बाद मैंने क्या बताया कि भाई वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव लेना है, वस्तु की दूरी -30 हो गया। फोकस दूरी अवतल दर्पण हो चाहे अवतल लेंस हो, निगेटिव लेना है, तो फोकस दूरी हो गया -10। इसके बाद जो अब प्रतिबिंब की दूरी है भी, जब दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है ना तो निगेटिव लेते हैं, और काल्पनिक बनता है तो पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन लेंस में जो है जब वास्तविक बनता है तब पॉजिटिव, और जब काल्पनिक बनता है तब निगेटिव, बस इतना ही फर्क है। तो यहाँ पे वास्तविक है तो हम वस्तु की मतलब प्रतिबिंब की दूरी भी निगेटिव लेंगे, ठीक है। अब मुझे ये बना के आप सॉल्व करके दीजिएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u में, ठीक है। तीनों का मान निगेटिव लेना है, क्यों लेना है मैं रीजन बता दिया। अब मैं अवतल दर्पण में आपका जो है ये बता देता हूँ प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, 3 पॉइंट याद रखना है, एक फोकस, एक आपका सी मतलब केंद्र, और एक आपका इन्फिनिटिव। 3 पोर्शन याद रख लिए। अब 3 अपने मन से क्रिएट कर लीजिए, इनके बीच में 3 जगह बनेगा ना भाई, बन गया भाई, ठीक है। अब गिनती कीजिए, 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6। अब जब आप अनंत पे रखेंगे ना तो अनंत से सीधे मतलब फोकस दूरी याद रखिए, तो अनंत पे रखेंगे तो फोकस दूरी पे बनेगा, ठीक है। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में जब रखेंगे ना वस्तु को, तो आपका फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। जब वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पे बनेगा। जब वक्रता केंद्र और आपका अनंत के बीच में मतलब फोकस के बीच में रख दिए तो आपका जो है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बन गया, ठीक है। और जब आप फोकस दूरी और पोल के बीच में मतलब फोकस दूरी पे रख दिए सॉरी, तो आपका जो अनंत पे बन गया। तो लास्ट का 2 बड़ा होता है, और जो केंद्र पे रखने के केंद्र पे बनता है तो बराबर होता है, और पहले का 2 छोटा होता है। ये 5 पोजीशन याद हो गया। उसके बाद जब पोल और फोकस के बीच रखते हैं ना तो यही प्रतिबिंब आपका काल्पनिक बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। तो अगर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में ऐसा भी कह दिया जाए कि ऑब्जेक्ट को जो है फोकस दूरी और पोल के बीच में रखा गया है, तो आप समझ जाएंगे कि प्रतिबिंब जो बनने वाली है वो काल्पनिक इमेजिनरी बनने वाली है, और उस स्थिति में आपको भी का मान पॉजिटिव लेना है अवतल दर्पण में। आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा अवतल दर्पण का। तो दोस्तों जो भी प्रश्न प्राप्त हुआ सभी प्रश्नों को आपके साथ ले आया हूं। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में।